हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। और साथ में ही बात करेंगे कि निफ्टी की जो एक्सपायरी चेंज हुई है वो कैसे है। और उसके बाद से जो इंडिया का जीडीपी डाटा आया था फ्राइडे के दिन, उस पर भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। एक्चुअली जो डाटा आया है वो उतना ठीक नहीं है, तो बढ़ने को क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट पे या नहीं पड़ेगा, तो ये देखते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो डाटा आया था वो डाटा इंडियन गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज़ किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो इसके जो की हाइलाइट्स थे कि जीडीपी जो ग्रोथ थी हमारी वो 5.4 आई है और एक्सपेक्टेड था 6.5 का। हमने लास्ट बहुत सारे वीडियोस में शेयर किया था कि जो इंडिया की जीडीपी थी जो 8.1 से परसेंट से ग्रो कर रही थी, वो बीच में आईएमएफ ने भी बताया था कि 7% से 6.5% के बीच में रहने वाली है आने वाले क्वार्टर 2024-25 में। तो उसके बाद से मतलब जो डाटा आया वो शो कर रहा है कि इंडियन इकॉनमी में थोड़ा सा स्लो डाउन अभी आया हुआ है, और मैन्युफैक्चरिंग में है, माइनिंग में है, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो स्लो डाउन की तरफ जा रहे हैं। एग्रीकल्चर की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा एक ग्रोथ दिखा है 3.5% का, बट उसके अलावा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो भी नीचे गई है। लास्ट क्वार्टर में 9.1% के आसपास था और इस बार 7.7% के आसपास आया हुआ है। जो ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्टेशन है, उनमें 6% का ग्रोथ था, बट अभी जो ग्रोथ रेट आया है वो 4.5% के आसपास है। ओके, तो क्वार्टर जो रिज़ल्ट आया था जीडीपी का, तो जीडीपी में 2024-25 में एस्टिमेटेड था 44.1 लाख करोड़ के आसपास, बट हमारा जो आया है 41 लाख करोड़ के आसपास आया है। जो हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है वो 5.4% तक रह गई है, और अभी हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो भी ऑलमोस्ट $80 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है। तो ये कुछ प्रेजेंटेशन है जो इंडियन गवर्नमेंट ने शो किया हुआ है। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो एक टाइम पे हम 2021-22 में 50 लाख के आसपास थे, और हमारी जो इकॉनमी थी थोड़ी सही थी। बट अभी 2024-25 में मतलब एक टाइम पे 8.6% से हम ग्रो कर रहे थे, बट अभी 5.4%, 5.5% के आसपास है। अगर जीवीए देखा जाए तो जीवीए भी हम लोग 5.6% से क्वार्टर 2 में ग्रो कर रहे हैं। अगर लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो 6.8% के आसपास था। हमारी जो मेन कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो माइनिंग और क्वायरिंग में 2% के आसपास है। एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक्स में 14% के आसपास है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज में 16% है। फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज में 26% के आसपास है। कंस्ट्रक्शन से हमारा 8% के आसपास आता है। ट्रेड, होटल एंड ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन वगैरह से 18% के आसपास है। तो सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर वाइज एग्रीकल्चर ग्रो किया है, 1.7% था, अभी 3.5% के आसपास है। माइनिंग और क्वेरिंग जो होती है वहाँ पे हमारा मतलब बहुत ही बुरा हाल है। उसके बाद से मैन्युफैक्चरिंग में वैसे ही है, 14.3% के आसपास था 23-24 में, बट इस बार जो है 2.2% के आसपास है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस भी मतलब 10.5% था, इस बार 3.3% के आसपास है। कंस्ट्रक्शन 13.6% के आसपास था, अभी 7.7% के आसपास है। तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो जिनका जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट है मतलब ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा है, जैसे होटल्स वगैरह है, ट्रांसपोर्टेशन है। लास्ट क्वार्टर में 4.5% के आसपास था, इस बार 6% के आसपास है। और रीज़न ये भी है कि पीक सीज़न क्रिसमस और न्यू ईयर के आसपास है, तो ये भी रीज़न रहता है। फाइनेंशियल और रियल एस्टेट भी 6.2% के आसपास था 23-24 में, इस बार जो है 6.7% के आसपास है। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस वगैरह देखें तो 7.7% था,
Q1 में, Q2 में 9.2% के आसपास है। इस डाटा से ये भी शो करता है कि आने वाले टाइम में जो स्टॉक्स हैं उन पे किस सेक्टर पे बेसिकली फोकस करना चाहिए। तो होटल, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब पे, और जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, रियल एस्टेट वगैरह हैं, क्योंकि इनमें ग्रोथ दिख रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स में फोकस कर सकते हैं थोड़ा सा, फंडामेंटल ग्रोथ देख के। क्योंकि अभी क्या है कि अभी यही 2-3 सेक्टर हैं जो कि ग्रो कर रहे हैं Q2 में। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो रीसेंट लो लगा था वो 23,890 के आसपास लगा था। फिर वहाँ से एक थोड़ा सा रिकवरी आया, 24,000 के ऊपर निफ्टी क्लोज हुई थी फ्राइडे के दिन। और अभी अगर हम देखें तो जो रिसेंट हाई था वो 24,500 के आसपास लगा था। 24,500 से एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर फिर से यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 24,200 से 24,500 के आसपास रहेगा। इस जोन में हमारा जो टारगेट रहेगा, हमारा टारगेट ये रहेगा 24,500 और 24,400 के आसपास, इस जोन में निफ्टी के लिए आने वाले वीक में। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 24,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रही है। और इसका जो सपोर्ट रहेगा, पहला सपोर्ट यहाँ पे रहेगा 23,880 का। अगर ये ब्रेक होता है फिर वीकली जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा फिर 23,300 का। ये जो 23,880 का सपोर्ट है वो ब्रेक तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो एक गैप था वो गैप अभी फिल हो गया है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो चांसेस आर वेरी हाई कि एक बार मार्केट फिर से ये जो लेवल है 24,500 का, वो उसके आसपास जाए। क्योंकि एक बार 24,500, 24,600 के आसपास जाएगी, फिर वहाँ से अगर रिजेक्शन आएगा, फिर कहा जा सकता है कि मार्केट में वीकनेस है। बट अभी के लिए अभी सौ अभी के लिए शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो 24,500 का टारगेट एक दिख रहा है। और अगर 24,500 ब्रेक होता है फिर 24,790 और फिर 25,000 के लिए निफ्टी जा सकती है आने वाले टाइम में। तो अभी के लिए 23,880 का सपोर्ट एक स्टॉप लॉस रख के आप राइड कर सकते हो निफ्टी पे। क्योंकि अभी क्या है कि अभी अगर बहुत सारे डाटा देखे जाएँ तो नेगेटिव हैं। चाइना स्लो डाउन है। अभी ट्रम्प ने टैरिफ प्लान ला दिया है कि मतलब जितनी भी कंट्रीज़ हैं सब पे टैरिफ लगेगा। यूक्रेन और रसिया के बीच में वॉर चल रहा है। डेली मतलब बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह छूट रहे हैं। तो एक पैनिक सिचुएशन है। बट निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाएगी, क्योंकि अगर अदर सेक्टर देखें या फिर अदर बैंक देखें तो बैंकिंग सेक्टर ने भी सपोर्ट किया था लास्ट 2-3 दिनों में। तो कल के लिए निफ्टी में सपोर्ट रहेगा 23,880 का, और जो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा वो 24,345 के आसपास रहेगा। निफ्टी के लिए कल इतना ही। और आने वाले टाइम में 24,500 और 24,700 का टारगेट रहेगा निफ्टी में। बट ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है फिर निफ्टी 23,500 और 23,300 का जो लेवल है उसको रिटेस्ट करने के लिए आ सकती है। बट अगर 24,300 का लेवल ब्रेक होता है ऊपर की साइड में, फिर हम 24,500 और 24,700 एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट रहेगा कल के लिए वो 51,770 के आसपास रहेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 51,400 का। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 52,400 और 52,760 के आसपास। क्योंकि लास्ट टाइम 52,760 के आसपास से एक रिजेक्शन आया था, फिर बैंक निफ्टी ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया यहाँ पे। तो अभी लग रहा है कि मतलब जो नियरेस्ट टारगेट इसका होने वाला है वो होने वाला है 52,400 का। और फिर अगर 52,400 का लेवल ब्रेक होता है फिर 52,760 का। बैंक निफ्टी में निफ्टी के जैसे तो प्राइस एक्शन नहीं बना है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है कि एक
पैटर्न बना है डब्लू पैटर्न टाइप, ये डबल बॉटम बना है यहाँ पे। और अभी जो टारगेट था रिसेंट का इसका, वो ऑलमोस्ट हिट कर चुका है और उसी के आसपास है। तो अभी जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो 52,400 का और 52,800 के आसपास होने वाला है। अगर ये नीचे का जो लेवल है इसका, जो रिसेंट लो है 51,770 का, अगर वो ब्रेक होता है फिर 51,400 और फिर 51,200 तक आ सकती है बैंक निफ्टी। एच डी एफ सी बैंक की बात की जाए तो एच डी एफ सी बैंक का जो रिसेंट सपोर्ट है वो 1785 पे है और उसके बाद से 1765 के आसपास है। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो हाल फिलहाल में अभी 1830 तक गया था, बट वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और फिर नीचे 1795 के आसपास क्लोज हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो अभी अगर देखा जाए तो अगर हम वीकली कैंडल्स की बात करते हैं तो वीकली कैंडल्स भी काफ़ी अच्छा है। मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एच डी एफ सी बैंक ऑलमोस्ट मतलब ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुई है। नहीं तो इसके पहले क्या होता था कि एक रेजिस्टेंस फेस करती थी, एक दिन ऊपर गई फिर दूसरे ही दिन नीचे आ जाती थी। बट अभी क्या है कि वीकली कैंडल आपको क्लोज मिलेगा ऑल टाइम हाई पे 1795 के आसपास। अगर मंथली कैंडल भी देखें तो मंथली कैंडल भी 1796 पे क्लोज हुई थी। तो अगर ये जो हमारा हाई है इसके आसपास अगर निफ्टी आई मीन एच डी एफ सी बैंक ओपन होती है और ओपन होने के बाद से सस्टेन कर जाती है 1810 1820 के जो लेवल्स हैं इसके ऊपर वीकली कैंडल में, अगर वीकली कैंडल 1810 1820 के ऊपर क्लोज होता है तो एक अच्छा साइन रहेगा इंडियन मार्केट के लिए, एच डी एफ सी बैंक के लिए और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी। ताकि अगर क्या है ना कि एच डी एफ सी बैंक में काफ़ी स्ट्रेंथ है, तो अगर एच डी एफ सी बैंक 1820 1830 तक जाती है तो जितने भी बैंकिंग सेक्टर हैं या फिर जो इंडियन मार्केट है उसमें एक पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि अगर रिसेंट में देखा जाए तो एच डी एफ सी बैंक के जो रिजल्ट्स थे काफ़ी अच्छे थे, इसका जो प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ का आया था। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब, और अगर देखा जाए तो 4 साल से एक जोन में ही फंसा हुआ है। तो हो सकता है कि अभी एच डी एफ सी का टाइम हो, एच डी एफ सी चलना स्टार्ट कर दे तो अगर चलना स्टार्ट होता है तो 1880 2000 तक जा सकता है। अब कितने टाइम में जाएगा ये देखते हैं। अभी हाल फिलहाल में महिंद्रा ने अभी रिसेंटली 2 ईवी लॉन्च की हैं और उसका जो मतलब अ, अगर रिव्यू देखें तो काफ़ी अच्छा है। ऑलमोस्ट अगर कहा जाए कि मतलब इंडियन मार्केट में अगर ईवी सबसे मतलब बेस्ट है अभी तक तो इसी की बात हो रही है, महिंद्रा ईवी की। महिंद्रा ने अभी हाल फिलहाल में अपनी 2 ईवीज लॉन्च की थी और इसका जो रिव्यू है काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर देखा जाए तो अभी तक इंडियन मार्केट में सबसे बेस्ट कार्स कही जा रही हैं। क्योंकि टाटा ने कुछ खास, टाटा नेक्सॉन टाटा पंच ही थी इलेक्ट्रिक, बट और टाटा जो है बिल्ड क्वालिटी के लिए जाता है, स्ट्रॉन्ग के लिए। बट महिंद्रा में क्या है कि महिंद्रा फीचर्स के लिए जाना जाता है। मतलब एडास हो गया, नए नए फीचर्स हैं, लिथियम बैटरीज़ हैं, बैटरीज़ को इवन इन्होंने हीट में वाटर में हर तरीके से चेक किया है। और इनका मतलब कहना है कि ऑलमोस्ट 550 किलोमीटर तक जा सकती है एक बार चार्जिंग करने पे। और जो प्राइस है, जो प्राइस का रेंज है ना वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो अभी इनकी जो ग्रोथ है ना वो और बढ़ने वाली है। इनका मैंने एक्चुअली ऑटो सेक्टर पे एक पूरा ऑटो सेक्टर कवर किया था, तो उसमें बताया था कि जो महिंद्रा के सेल्स हैं वो 15 से 20% हर मंथ बढ़ रहे हैं। और ईवी में महिंद्रा ही एक ऐसा प्लेयर है जो कि मतलब नहीं था, बट अभी जैसे इसकी एंट्री हुई ना मतलब बहुत ही अच्छी हुई है। इससे क्या होगा कि जो इनके सेल्स हैं वो और बढ़ जाएंगे। क्योंकि इंडिया में क्या है कि इंडिया में जो पावर स्टेशंस हैं वो उतने ज़्यादा हैं नहीं। अगर आप घर से चार्ज करके निकलते हो तो आपको बीच में, जैसे पेट्रोल में क्या है कि पेट्रोल हर जगह मिल जाता है, हर 2-3 किलोमीटर पे आपको एक पेट्रोल पंप दिख जाता है, लेकिन अभी पावर स्टेशन के लिए दिक्कत चल रही है।
अभी जियो ने भी एक फॉरेन की कंपनी है, उनके साथ टाई अप किया था पावर स्टेशन बनाने के लिए। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा ईवी में। और अभी एक्चुअली क्या है कि जो मेट्रोज़ वगैरह में, मेट्रो सिटी में रहते हैं उनके लिए बेस्ट है। जो गांव वगैरह में रहते हैं उनकी वहाँ पे थोड़ी सी कम दिखेगी आपको ईवी की गाड़ियाँ, बट मेट्रो सिटीज़ में आपको ज़्यादा दिखेंगी। जैसे BYD है, किया की है, टाटा की है, तो ये सारी हैं। अभी अगर ऑटो सेक्टर में देखें ना, तो ऑटो सेक्टर आने वाले 5-6 साल में काफ़ी अच्छा एक ग्रोथ दिख रहा है। क्योंकि अभी क्या है कि अभी अगर 100 लोग हैं इंडिया में, तो 100 लोगों में से 3.4% लोग ही कार यूज़ कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में ना ये रेशियो जो है वो बढ़ने वाला है। चाइना में 100 में से 34-35 लोगों के पास कार्स हैं। US में ऑलमोस्ट 98-99 लोगों के पास कार हैं। तो इंडिया में क्या है कि पहले इंडिया टू व्हीलर पे था, तो टू व्हीलर अभी सबके पास हो गया है। मतलब स्प्लेंडर सब ने चला लिया, डिस्कवर सब ने चला लिया। अब क्या है कि अब लोग या तो बुलेट की तरफ जा रहे हैं या फिर कार पे शिफ्ट होंगे। तो ये जो पैराडाइम शिफ्ट है ना, वो दिखेगा। इससे क्या होगा कि जो ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा स्लो डाउन आया था, वो पीक पकड़ेगा। तो वहाँ पे हमें ग्रोथ दिखेगी। और इस रीज़न से क्या होगा कि जो ऑटो सेक्टर के शेयर्स हैं उनमें भी एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा। अगर हम महिंद्रा की देखें, तो महिंद्रा जहाँ पे ऑटो सेक्टर्स ऑलमोस्ट 30-35% के आसपास गिरे हुए हैं। टाटा मोटर्स भी गिरा हुआ है, मारुति के भी शेयर्स गिरे हुए हैं। बट महिंद्रा एंड महिंद्रा ऐसा शेयर है जो कि अभी भी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। 3190-95 तक गया था, फिर वहाँ से थोड़ा सा नीचे भी आया था 2700 के आसपास। फिर वहाँ से एक पुल बैक आया और फिर 3100 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो अभी आने वाले टाइम में ना जो इसका लेवल है 3200, वो 3500 तक चला जाएगा, 3600 तक जाने वाला है। क्योंकि अभी क्या है कि अभी जस्ट जो प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं इन्होंने, वो बहुत ही अच्छा है। तो इससे क्या होगा कि इनकी जो सेल्स है वो बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगी, फिर इनके शेयर्स भी बढ़ेंगे। तो ये पूरा साइकिल में चलता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।